हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने यहाँ पर आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है चंडीगढ़ टीजीटी के लिए। और जो आज आपका टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं आपके साथ दो पार्ट में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट पार्ट आज रहने वाला है जिसके अंदर हम इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ इनके जो एमसीक्यू है वो भी डिस्कस इसी क्लास में मैं आपके साथ करूंगी। नेक्स्ट क्लास में डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांगता के बारे में बात करेंगे कि जो आपका एक्ट है ना, पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इसके अलावा जो नेशनल इंटरनेशनल क्या क्या स्कीम चली हुई है जो कि फैक्चुअल चीजों में आता है, वो आपको जरूर पढ़ के जानी है, बिकॉज ये नौकरी वाला एग्जाम है और इसमें फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो इंक्लूसिव एजुकेशन को चलते स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सीरीज जो है मेरे द्वारा चलाई गई वो अच्छी लगती हो तो कमेंट किया करके जरूर बताया करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे हुए। मीनिंग आपको पता रहना चाहिए इंक्लूजन का क्या मतलब होता है। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर बात करें मतलब इंक्लूड करना। और किनको इंक्लूड करना है? ऐसे बच्चों को इंक्लूड करना है जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित है, जिसमें आपके डिसेबल बच्चे भी आ जाते हैं, जिसमें आपके ऐसे सभी बच्चे जिनको स्पेशल नीड की जरूरत होती है वो सभी बच्चे इसके अंदर आ जाते हैं। तो जब भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इन द मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित करना ही इंक्लूजन कहलाता है। और सभी बच्चों में कौन से बच्चे आ जाते हैं? वो सभी बच्चे आ जाते हैं। देखो, दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे। नॉर्मल बच्चों का आईक्यू कितना होता है? 90 से 110 होता है। सभी आपको इतना तो पता ही होगा, नॉर्मल बच्चों का आईक्यू इतना होता है। इन बच्चों को छोड़ करके बाकी जितने भी बच्चे हैं वो सभी स्पेशल चिल्ड्रन कहलाते हैं। फिर चाहे वो बच्चे मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज से हो, मानसिक मंदता के बच्चे हो, के शिकार बच्चे हो, या फिर अगर कोई डिसेबिलिटी हो, कान से नहीं सुनता, आंख से नहीं सुनता है, पैर में चलने में दिक्कत है, या फिर कोई मेंटल डिजीज है, कुछ भी है उन बच्चों, वो सभी बच्चे किस में काउंट होते हैं? वो सभी बच्चे आपके स्पेशल चिल्ड्रन में काउंट होते हैं। और तो और जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो भी इसी के अंदर ही काउंटेड होते हैं, जो मतलब ज्यादा गिफ्टेड होता है, जिनका लर्निंग बहुत अच्छा होता है ना, ऐसे बच्चे। मतलब नॉर्मल बच्चों को छोड़ करके बाकी सभी बच्चे, फिर चाहे वो पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, चाहे वो पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, चाहे उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड लो हो, हर प्रकार के बच्चे स्पेशल बच्चे कहे जाते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है एक्सेप्ट नॉर्मल। ठीक है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्पेशल में आते हैं, यानी कि इन सभी बच्चों को एक ही क्लास में ले आना, एक ही स्कूल में, एक ही क्लासरूम में ले आना और उनकी नीड के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब कि उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी लर्निंग नीड्स है, उन सभी को फुलफिल करना टीचर का काम होता है। और यही आपका इंक्लूजन कहलाता है, जो कि आरटी के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है और एलईबी भी इसके बारे में बात करती है। अब इसमें जो मैंने आपके साथ बताया मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो कौन कौन से बच्चे? ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूड स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। अगर आपके पास क्लासरूम में पढ़ने वाले बच्चों की भाषाएं अगर अलग है, तो हम बहुत बार मल्टीलिंग्विज्म का कंसेप्ट पढ़ते हैं। हम लोग बहुभाषी कंट्री देश है और बहुभाषी कंट्री में बहुत सारी भाषाएं पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, तो आपको उनको एज ए रिसोर्स लेना है। आपको उनको डिस्टिंग्विश नहीं करना है कि भाई इस भाषा के बच्चे हैं तो ये मुझसे नहीं पढ़ेगा या फिर फलाना जो भी है। ठीक है, तो लैंग्वेज के डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चे हो सकते हैं, डिफरेंट रेसेस के, जाति के, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा गिफ्टेड बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे भी इसके अंदर आ जाते हैं कि मतलब उनको बस एक बार समझाने की जरूरत होती है और वो बहुत ज्यादा कैचिंग पावर उनकी होती है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट, हाई इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, तो ये बच्चे भी इसके अंदर आ जाते हैं। चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, कोई दिव्यांग बच्चा है, अब ये हियरिंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लिसनिंग हो सकती है, कोई भी कैसी भी तरीके की हो सकती है, ओसीडी हो सकता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो सकता है, कोई भी डिसऑर्डर, यहाँ पर ऑटिज्म हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। और ये डिसऑर्डर जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। स्टूडेंट्स विद लर्निंग, जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का लर्निंग लेवल सेम हो। भाई आपकी क्लास में ऐसे बच्चे भी होते होंगे कि आपने एक बार समझा दिया उनको समझ में आ जाता है, लेकिन आपकी क्लास में स्लो लर्नर बच्चे भी होते होंगे जिनको आपको 2 से 3 बार समझाना पड़ता होगा। तो यहाँ पर डिफरेंट लर्निंग लेवल के बच्चे भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। जिनको बहुत देर में समझ में आता है वो भी इसमें आ जाएंगे, जिनको बहुत जल्दी समझ में आ रहा है वो भी इसमें आ जाएंगे। पुअर स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत गरीब है। ऑर्फन चिल्ड्रन, ऐसे बच्चे जो अनाथ है, उन सभी बच्चों की बात करी गई है। स्टूडेंट हु लर्न इन डिफरेंट वे, ऐसे बच्चे जिनका लर्न करने का तरीका अलग होता है। कुछ बच्चे अगर आप पढ़ाते हैं तो आपने भी देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको आपको मल्टीपल तरीकों से समझाना पड़ता है तब उनको समझ में आता है।
तो कहने की बात ये है कि आपकी क्लास में इन सभी प्रकार के बच्चे सम्मिलित होंगे और इन सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाना और उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स में बदलते रहना, उनकी सभी नीड्स को पूरा करना, यही क्या कहलाता है, यही आपका इंक्लूजन कहलाता है। और इस प्रकार की शिक्षा आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इतना यहां से समझ में आया? आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे इस चीज को। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये है कि मान लो आपने एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी प्लान करी है और आपकी क्लास में एक बच्चा व्हील चेयर के अंदर है। भाई आप मान लो, मैं बताती हूँ कि मान लो आप ग्राउंड में लेके चले गए अपनी क्लास के बच्चों को और आपने वहां पर फुटबॉल खेलना है या फिर वॉलीबॉल खेलना, कुछ भी खेलना है। तो अब एक बच्चा आपकी क्लास में व्हील चेयर पर है, तो आप क्या करेंगे? एक ऑप्शन तो ये है कि भाई आप उस बच्चे को कोने में बैठा देंगे पार्क के और कहेंगे कि सारे बच्चों को भी आप खेल लो और आप आराम से बैठ जाओ, आपको चोट ना लग जाए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप खेलने के तरीकों में कुछ एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ ऐसा चेंज बच्चों के खेलने के उसमें लेकर के आएंगे कि वो जो व्हील चेयर के अंदर बैठा बच्चा है वो भी उसमें शामिल हो सके। तो इंक्लूजन का मतलब ये है कि अगर व्हील चेयर में कोई बच्चा आपकी क्लास में है तो आप अपने खेलने के तरीकों में सुधार करेंगे, पढ़ाने के तरीकों में सुधार करेंगे और उस बच्चे को भी इंक्लूड करेंगे हर एक्टिविटी में। तो इंक्लूजन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पढ़ाना, स्पोर्ट्स में भी, अदर एक्टिविटीज में भी उस बच्चे की भागीदारी आपको सुनिश्चित करनी है, ये कहलाता है इंक्लूजन। ठीक है, तो व्हील चेयर में अगर कोई बच्चा है तो आप क्या करेंगे? आप ये इंश्योर करेंगे कि वो इंक्लूडेड फील करे, वो शामिल, मतलब वो फील करे, वो ऐसा फील ना करे कि अगर अरे मैं तो व्हील चेयर में हूं, मैं तो खेल नहीं सकता। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो आप ये सुनिश्चित करेंगे। हो सकता है आप ये भी कर सकते हो, आप एक गोल सर्कल में बच्चों को बिठा दो और बॉल को पास करते करते ऐसे भी खिला सकते हैं अपने बच्चों को, है ना। तो ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि वो क्या अडॉप्ट करता है, क्या चेंज लेकर के आता है, तो ये शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे इंक्लूजन क्या होता है। अब अगर बात करें एक डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन बहुत सारी है, बट फिर भी एक डेफिनेशन मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है और ये डेफिनेशन कहती है कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसमें ऐसे बच्चे जिनके अंदर कोई डिसेबिलिटी ना हो और ऐसे बच्चे जिनके अंदर डिसेबिलिटी हो, यानी कि विकलांग बच्चे और बिना विकलांग बच्चे लर्न टुगेदर, एक साथ सीखते हैं। एंड द सिस्टम ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इज सुटेबली अडॉप्टेड टू द लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। जो भी डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर है उनकी नीड को देखते हुए, उनकी सीखने की जरूरतों के अनुसार आप अपने शिक्षण में बदलाव लाएंगे, आप अपनी अधिगम प्रणाली में बदलाव लाएंगे, यानी कि सभी बच्चे आपकी क्लास में इंक्लूड हो सके। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने एजुकेशन दे दी ओनली टू डिसेबल्ड चिल्ड्रन अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रन। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लासरूम में तो एक में ले आए और आपने नॉर्मल बच्चों को अलग पढ़ा दिया और डिसेबल्ड बच्चों को उसी क्लासरूम में अलग पढ़ा दिया। इसका मतलब ये नहीं है, या फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने एक ही मेथड से सभी को कैटर कर दिया कि भाई अब मैंने ये पढ़ा दिया, अब चाहे किसी को समझ में आए या ना समझ में आए। बल्कि इंक्लूजन से क्या मतलब है? एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट क्लासेस एंड एबिलिटीज टुगेदर। सबकी अपने अपने एबिलिटीज होती हैं, योग्यताएं होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो आप, वहां पर सबकी इंडिविजुअल नीड को देखते हो आप शिक्षा दे रहे हो, वो इंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, इतना यहां से समझ में आ रहा है। इन इंक्लूसिव एजुकेशन नॉट ओनली स्टडीज, अब ये मैंने आपके साथ अभी तो बताया कि सिर्फ पढ़ाना ही मकसद नहीं है, स्पोर्ट्स में भी, उनके एंटरटेनमेंट में भी, जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, उसमें भी बच्चा पूरी तरीके से भाग ले और बच्चे को समान अपॉर्चुनिटी, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उस बच्चे को फील कराया जाए कि आप भी नॉर्मल ही हो, कुछ खास नहीं है। बस आपको क्या करना है, एज ए टीचर आपको अपने मेथड्स में बदलाव लाना है ताकि वो बच्चा इंक्लूड हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं चीजें जो है आपकी वो इवैल्यूएशन, मतलब इवोल्यूशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा का विकास कर। तो इसमें हम 4 तरीके की शिक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले जो आपकी जो सबसे पहले ट्रेडिशनल बहुत पुरानी है, जिसमें नो एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चाइल्ड, इसको एक्सक्लूजन कहा जाता है। एक्सक्लूजन मतलब ये अगर मान लो कोई नॉर्मल बच्चे हैं सारे अंदर, इस बॉक्स के अंदर सारे नॉर्मल बच्चे हैं, तो जो विकलांग बच्चे हैं, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या समझा जाता था? उन बच्चों को ये समझा जाता था कि ये बच्चे स्पेशल है और इनसे कुछ नहीं हो सकता है, तो ये पढ़ाई से बिल्कुल ही वंचित थे। जब ये वाला सिस्टम था, ये बच्चे बिल्कुल बाहर रहते थे, इनको मतलब पढ़ाई वढ़ाई नहीं था, ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, ऐसा व्यू पॉइंट वहां पर था। ठीक है, तो कोई एजुकेशन नहीं थी इन डिसेबल्ड बच्चों के लिए।
स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो अब स्पेशल मतलब अब ये कर दिया गया, उसके बाद थोड़ा सा सोच बदली लोगों की और ये कह दिया गया कि इनको भी स्कूल प्रोवाइड होगा, लेकिन नॉर्मल बच्चों के स्कूल अलग कर दिए गए और स्पेशल बच्चों के स्कूल अलग कर दिए गए। वहां पर आपका करिकुलम अलग, स्पेशल बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स अलग, मेथड अलग, सब कुछ अलग। लेकिन क्या ऐसे हो सकता है कि ये स्कूल, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको जगह जगह मिल जाएंगे, काफी दूर दूर थे तो सब बच्चे इसमें एनरोल कर पाए, ऐसा जरूरी नहीं था। उसके बाद आपका आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत शिक्षा। एकीकृत शिक्षा में क्या हुआ कि आप जो स्पेशल बच्चे हैं ना, स्पेशल नीड वाले बच्चे, उनको सेम स्कूल में तो ले आए, सेम क्लास में तो ले आए, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं सेग्रीगेट किया गया कि भाई जो टीचर है वो नॉर्मल बच्चों को पढ़ा के चले जाते थे, इस वजह से इन बच्चों को ना तो चीजें समझ में आती थी और कई बार इनको अलग से भी पढ़ाया जाता था। तो ये इंटीग्रेशन था। लेकिन अब बात करी गई है किसके बारे में? इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेगी, समावेशी शिक्षा के बारे में बात करी गई है कि अगर आप एक क्लासरूम में सभी बच्चों को लेकर के आ रहे हो तो आप सभी बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरह देखेंगे और सभी के इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को आपने इंक्लूड करना है। तो ये 4 टाइप की एजुकेशन होती है जिसको आपने ध्यान में रख लेना है। इसी को ही मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगी। ठीक है, आप वहां से भी देख सकते हो, इसको पढ़ सकते हो। सबसे पहले थी एक्सक्लूसिव एजुकेशन यानी कि बहिष्करण। इसमें ये समझा जाता था इन बच्चों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, दे वर कंसीडर्ड डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन, एडवांसीड, मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा बन गया था कि कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो एक्सक्लूजन था, उनको कोई शिक्षा नहीं मिल रही थी। स्पेशल एजुकेशन में स्पेशल करिकुलम, एक स्पेशल स्कूल उनके लिए बना दिया गया था और उसमें स्पेशल करिकुलम होता था, स्पेशल ही टीचर होते थे, सेपरेट स्कूल होते थे, ये आपका स्पेशल एजुकेशन हो गया। उसके बाद आपकी इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई कि भाई सभी बच्चों को ले तो आए एक साथ, लेकिन फिर वो भी क्या था, वो भी आपका सही नहीं निकला। इंटीग्रेटेड मींस ऐसे बच्चे जो सेपरेट हो गए हैं, नॉर्मल और स्पेशल बच्चे जो सेपरेट थे, अलग अलग स्कूल में थे, उनको मिक्स कर देना, उनको ज्वाइन कर देना, यानी कि एजुकेशन फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना विद स्पेशल नीड्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स इन नॉर्मल स्कूल। जो नॉर्मल विद्यालय थे उसी में ही इन सभी बच्चों को ले आए। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन कहलाता है। बट इसके साइड इफेक्ट क्या थे? इसके साइड इफेक्ट ये थे कि इन बच्चों को अडेप्ट करना पड़ा। These children had to adapt to the normal classes। अब एक बात बताओ, ये बच्चे ऑलरेडी स्पेशल बच्चे हैं, इनके नीड्स काफी हटके हैं, अलग है। इन बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ एडजस्ट होना पड़ रहा था क्योंकि टीचर्स आ रहे थे, अपना एक मेथड से पढ़ा करके चले जा रहे थे, जिससे कुछ हो नहीं रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इन बच्चों को क्या करना पड़ रहा था? एडजस्ट करना पड़ रहा था खुद को। और कई बार सिचुएशन ऐसे भी आ गई कि उनको असफलता का सामना भी करना पड़ता था और इस कारण इनको सेपरेट क्लासेस में भी पढ़ाना पड़ रहा था। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बाद आपको एक रिफॉर्म की जरूरत थी जो आपकी बन के आई, क्या? इंक्लूसिव एजुकेशन। अब बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ। देखो, फैक्चुअल चीजों की मैंने बात करी है कि आपको फैक्चुअल डाटा पता रहना चाहिए और मैंने इस पीडीएफ में आपके लिए वो सारी चीजें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। देखो, मेरी क्लास, आप सभी लोग शिकायत करते हो कि आपकी क्लास डेली नहीं आती है। मेरी क्लास भले ही डेली ना आए, बट मैं आपके लिए कंटेंट ऐसा पिक करके लाती हूँ कि वो मजेदार कंटेंट होता है। अभी आ रहा है ना मजा कंटेंट को देख करके, तो ऐसा ही कंटेंट मैं आपके लिए लेती आऊंगी, लेकिन हाँ, इतना मैं टाइम नहीं लगाऊंगी, अल्टरनेट डेज पे आपके लिए क्लासेस जरूर लेकर के आऊंगी। तो जो नेक्स्ट पार्ट होगा इंक्लूसिव एजुकेशन का, जिसमें हम डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, क्या क्या स्कीम आई हुई है, डिसेबिलिटी एक्ट आपसे पूछा जाता है, वो मैं मंडे को आपके साथ पक्का डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलिए मंडे को आएगी फिर नेक्स्ट क्लास। भारत में एकीकृत शिक्षा का प्रारंभ कब हुआ? तो इसमें आपको ध्यान में रखना है 1974 में एक योजना आई थी IEDC करके, जिसको बोला गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये योजना जो है वो किसके अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, MSJE के अंतर्गत आती है, MSJE उस टाइम पर। ठीक है, इस मिनिस्ट्री ने इस योजना को लाया था किन बच्चों के लिए? स्पेशल बच्चों के लिए लाया था इस योजना को। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1982-83 में ये जो योजना है किसके अधीन कर दी गई? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अधीन कर दी गई। क्योंकि क्या था कि देखो, ये जो स्कीम आई थी वो तो स्पेशल बच्चों के लिए आई थी, लेकिन जो नॉर्मल स्कूल थे ना, जिसके अंदर नॉर्मल बच्चे पढ़ रहे थे, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आते थे। तो ऐसे में स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही थी। जब ये इवेलुएट किया गया कि भाई ये चीजें नहीं हो पा रही है, तो इस स्कीम को IEDC को 82 से 83 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्रालय के ही अधीन कर दिया गया। और
1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपका बनता है कि इंटरनेशनल ईयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी किस साल घोषित किया गया है? तो 1981 को यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष को घोषित करा हुआ है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है फैक्चुअल। वैसे तो फैक्चुअल काफी चीजें मैंने अभी ऊपर बताई आपको, बट आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतना यहां से समझ में आया। अब बिगनिंग जो है थोड़ा सा इंटरनेशनली भी देख लो भाई, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देख लो कि कैसी सारी चीजें हुई है। तो इंक्लूसिव जो टर्म है उसका जो इंक्रीमेंट कब स्टार्ट हुआ भाई, कब से इस शब्द का इस्तेमाल आना स्टार्ट हुआ? तो मिड 1990s में, 1990 के दशक के मध्य में इस शब्द का प्रचलन हुआ, जब एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, थोड़ा सा डाटा है, ध्यान में रखने की जरूरत है। यूनेस्को के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की गई थी जिसको बोला गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेशल नीड्स एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी। हिंदी में बात करें तो विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं पर विश्व सम्मेलन, सुलभता और गुणवत्ता। ये जो है स्पेशल बच्चों के लिए सारी चीजें, और ये कॉन्फ्रेंस यूनेस्को के द्वारा सलामानका में स्पेन में 1994 में इसका आयोजन किया गया, जिसके अंदर 92 कंट्रीज ने, 92 देशों ने और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने, अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया था। इस कॉन्फ्रेंस में ये कंक्लूड किया गया, क्या कंक्लूड किया गया कि हर बच्चे की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, हर बच्चे का विशिष्ट विशेषताएं होती है, इंटरेस्ट अलग अलग होता है, उनकी योग्यताएं अलग अलग होती है, उनके सीखने का जो नीड है, जो आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग होती है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे बदलाव की जरूरत है ताकि ये जितनी भी आपकी चीजें हैं इन सभी को अकाउंट में लिया जाए। ठीक है, इन सभी नीड्स को, इन सभी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन सिस्टम में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि ये बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। तो ये किस कॉन्फ्रेंस में कहा गया? जो कि 1994 में यूनेस्को ने ऑर्गेनाइज करी थी। तो ये डाटा है, थोड़ा सा ये भी आप ध्यान में रख लेना। बाकी प्रिंसिपल आपसे पूछ लिए जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है, सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का सिद्धांत। एक्सेप्टेंस किनको? भाई बहुत सारे बच्चे हैं, हर बच्चे की लैंग्वेज यहाँ पर अलग है, हर बच्चे की कास्ट यहाँ पर अलग है, हर बच्चे का रिलीजन यहाँ पर अलग है, हर बच्चे का जो लर्निंग लेवल है वो यहाँ पर अलग है। तो हर बच्चे के डिफरेंट नीड्स है, उन सभी के आधार पर हर बच्चे को एक्सेप्ट करने का प्रिंसिपल है ये, कि आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा डिफरेंट नीड का बैठा हुआ है तो आप एज ए टीचर ये नहीं कर सकते हो, आप शिक्षा में ये नहीं कर सकते हो कि आप उन बच्चों को अलग कर देंगे। आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है और अपनी लर्निंग टीचिंग में क्या करना है? सुधार करना है। प्रिंसिपल ऑफ चेंज, बदलाव का सिद्धांत है, ये परिवर्तन का सिद्धांत है। पहले जो शिक्षा थी उसमें इतना ध्यान स्पेशल बच्चों पर नहीं दिया जाता था, लेकिन अब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या कर दिया गया है? उन सभी बच्चों को एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करी गई है। प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस, एकजुटता का सिद्धांत है। बच्चे यहाँ पर इकट्ठे होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, वो एक दूसरे को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस भी यहाँ पर देखा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, हर चीज में बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करी जा रही है, चाहे वो खेल है, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो कोई एक्टिविटी है, हर चीज में। ठीक है, इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने क्लासरूम में बिठा दिया ला करके वो चुपचाप बैठा हुआ है। पार्टिसिपेशन होगा हर बच्चे का। इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत है। नॉर्मल बच्चा भी है, स्पेशल नीड वाला बच्चा भी है, तो हर बच्चा अपनी अपनी जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसको समझने की कोशिश कर रहा है और उसी के अकॉर्डिंग चीजों को आगे लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स है इनको आपने ध्यान में रख लेना है। अब जो मेन 2 प्रिंसिपल आते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, समता का सिद्धांत। देखो, इक्वालिटी और इक्विटी में आप इस डायग्राम के थ्रू समझ पा रहे होंगे। इक्वालिटी का मतलब है कि आपने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पर देखो इस प्लेग्राउंड में ये 3 बच्चे हैं। अब एक बच्चा तो काफी बड़ा है, वो तो तीनों को आपने इक्वल बॉक्स प्रोवाइड करे। ठीक है, इक्वालिटी मतलब इक्वल सोर्सेज दे देना, तीनों को आपने एक एक बॉक्स प्रोवाइड किया। लेकिन क्या इन तीनों को इससे फायदा हो रहा है? ये तो देख पा रहा है, ये भी बड़ी मुश्किल से देख पा रहा है, लेकिन क्या ये बच्चा देख पा रहा है? क्या इस बच्चे को इसका फायदा हुआ? नहीं ना। इक्विटी क्या कहता है? इक्विटी कहता है कि आप जो है बच्चे को जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग चलिए।
भाई आपकी क्लास में एक नॉर्मल बच्चा, आप उसको आराम से पढ़ा देंगे वो समझ जाएगा। एक आपकी क्लास में थोड़ा सा लो लर्निंग का बच्चा है, आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे तो वो समझेगा। एक थोड़ा मेंटल रिटार्डेशन की स्टेज में बच्चा है जो बहुत ही कम सीख पाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक टॉपिक लाए और अपने तरीके से पढ़ा करके या फिर नॉर्मल बच्चे के अनुसार पढ़ा करके चलेंगे। इक्विटी का मतलब क्या है कि आप पहले बच्चे की नीड देखेंगे, किसको कितनी जरूरत है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, अपने चीजों को फर्दर प्रोसीड करेंगे। ये है इक्विटी, ठीक है। तब जाकर के चीजें आपकी क्या होंगी, सही होगी। तो समझ में आया यहाँ से, आई होप पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा इक्वालिटी और इक्विटी का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, अब टीचर के क्या रोल है, शिक्षक बनने जा रहे हैं आप सभी, तो आपको अपने रोल भी पता होने चाहिए है इंक्लूसिव एजुकेशन में, समावेश शिक्षा में। सबसे पहला रोल है टू एनरोल ऑल द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन हिज एरिया इन द क्लासेस एंड टू मेक अरेंजमेंट टू सेंड देम टू द स्कूल। टीचर क्या देखेंगे, भाई जहां पर टीचर है उसके पास के एरिया में ऐसे बच्चे जो डिसेबल है, तो आप मेक श्योर करेंगे एज ए टीचर कि वो स्कूल में जा पाए। अपने उनके पेरेंट्स से बात करते हुए, उनको सारे अरेंजमेंट वगैरह सुविधा प्रदान करते हुए, सारी चीजें उनको बताते हुए आप इन चीजों को सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज है सभी छात्रों की सामाजिक, सोशल, भावनात्मक, इमोशनल, व्यवहारिक, बिहेवियरल और एकेडमिक, शैक्षणिक और स्ट्रेंथ शक्तियों की पहचान करेंगे। एज ए टीचर आपकी क्लास में अगर 30 बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो इन 30 बच्चों का ABCD से लेकर के Z तक सब आपको एज ए टीचर पता रहना चाहिए। भी आपकी क्लास में कौन बच्चा सोशली कितना है, मेंटली कितना है, इमोशनली कितना है, किस बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किस बच्चे को ज्यादा दिक्कत होती है, हर चीज की पहचान एज ए टीचर आपको होनी चाहिए। तो कंसल्ट पेरेंट्स और गार्जियंस, सभी जो पेरेंट्स हैं उनको कंसल्ट करेंगे फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। अब आप तो स्कूल में बच्चे को देख रहे हो, घर पे पेरेंट्स भी तो है, उनको भी तो अपने बच्चों के बारे में पता होगा ना, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो कि भाई ये जो बच्चा है इसको और किस तरीके से हम देखें, इसको और क्या चीज की जरूरत है ताकि इसको दिक्कत ना आए, और हम उस चीज को अकॉर्डिंगली लेके कर पाए एज ए टीचर। एंड टू प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान एंड रीजनेबल अकोमोडेशन बेस्ड ऑन हिज इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आपने पेरेंट्स से रिसीव करी है उसके आधार पर उचित सुविधाएं आप प्रदान कर पाए और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं आप बना पाए, ये एक टीचर का काम होता है। अब यहाँ पर हमने अकोमोडेशन की बात करी है, रीजनेबल अकोमोडेशन की बात करी है, इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो इसमें आ जाती है, मान लो कोई बच्चा लिख नहीं सकता, जो बच्चा लिख नहीं सकता उसको परीक्षा में एक राइटर दे दिया जाए, भी ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं ना। आपने देखे होंगे जो बोर्ड क्लास में बैठते हैं उनको एक लेटर लिख के देना पड़ता है, एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ता है, तो उनको एक राइटर दिया जाता है, ठीक है। सभी छात्र समान खेल खेलेंगे, पर दिव्यांग बच्चों के लिए खेल के मैदान में खेल में प्रयोग होने वाले उपकरणों में और नियमों में बदलाव कर दिए जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके साथ व्हील चेयर वाला बताया कि हम जरूरी थोड़ी बॉल से हम ऐसे ही खेले हुए भाग भाग के, हम ऐसे भी खेल सकते हैं कि वो जो व्हील चेयर में बैठा बच्चा है वो भी खेल पाए। कोई बच्चा बहुत ज्यादा दिव्यांग है, स्कूल नहीं आ सकता है, तो आप उसके लिए होम एजुकेशन की व्यवस्था कर सके एज ए टीचर। और ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है अगर उसे उतार नहीं पाता है तो फोटोग्राफ लेने की या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन आप दे, तो ये भी एक तरीके से हेल्प करेगा बच्चे की, है ना। डिफरेंट नीड्स है हर बच्चे की, तो उसके अकॉर्डिंग देखना है आपको। नेक्स्ट है बच्चों के बारे में जुटाई गई जानकारी के आधार पर बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या, जो करिकुलम है आपका, कक्षा के वातावरण, क्लासरूम एनवायरनमेंट, और जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियां और इवैल्यूएशन के तरीके, इवैल्यूएशन के मेथड, मूल्यांकन के तरीकों को आप अडेप्ट करेंगे। जैसे आपको जानकारी मिली है, जैसे आपके बच्चे हैं, उसी हिसाब से आप चीजें करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद है 5 नंबर है दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण, असिस्टिव डिवाइसेस आप उपलब्ध कराएंगे ताकि उन्हें मॉनिटर भी आप अच्छी तरीके से कर पाए और उनका विकास हो रहा है या नहीं ये भी आप देख पाए। असिस्टिव डिवाइसेस क्या होती है? असिस्टिव डिवाइसेस इज लाइक, जैसे कोई बच्चा अगर व्हील चेयर पर है तो एक आदमी उसको परमानेंट उसके साथ रहे, अगर वो कहीं जा रहा है उसको लेकर के जाए, वो कहीं भी जा रहा है तो एक वो आदमी जब तक नहीं लेके जाएगा वो नहीं जा पाएगा। एक आप उसको एक ऐसी चेयर दे दें जिसके ऊपर कंट्रोल उस बच्चे का खुद हो, वो खुद बटन दबाए और वो चेयर चल जाए, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक असिस्टिव डिवाइसेस है जो उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएगी, वो अपने काम खुद कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, राइट जा सकता है, लेफ्ट जा सकता है, ठीक है। कोई बच्चा अगर देख नहीं पा रहा है, अगर विजुअली उसका विजन जो है वो कम है, अगर वो दृष्टि बाधित है,
तो फिर आप उसके लिए क्या ब्रेल जो सिस्टम है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, मैग्नीफायर का इस्तेमाल कर सकते हो ताकि बच्चा अच्छे से वहां पर देख सके। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसी बुक का इस्तेमाल कर सकते हो जो मतलब टॉप वाली बुक हो। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या है, असिस्टिव डिवाइसेस होती है जो उनको एज ए लर्निंग एड उनके लिए काम करती है, उनको सीखने में दिक्कत नहीं होती। तो ये असिस्टिव डिवाइसेस है जो आप एज ए टीचर बच्चों को मुहैया करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से समझ में आ रहा है इतनी चीजें। चलिए, अब आपका जो चीजें वो खत्म होगी, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन को आप मुझे बताना कितने आपके नंबर बने हैं। कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। और जो आपकी डिसेबिलिटी है, मतलब जिसमें आपका लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसमें आप डिसलेक्सिया पढ़ते हो, डिसकैलकुलिया, वो भी नेक्स्ट क्लास में होगा। सारे जो स्कीम्स वगैरह है वो भी नेक्स्ट क्लास में होगी, सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इंक्लूसिव एजुकेशन खत्म कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ प्रोविजन फॉर एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन बी डन थ्रू। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके माध्यम से किया जाता है? तो काफी इजी सा है ये। स्पेशल एजुकेशन में आप करेंगे, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में, इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। When student with special education needs are made to fit into the pre-existing structure, ऐसे बच्चे विद स्पेशल, जिनकी स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता है, जिनको स्पेशल नीड्स है, जिनकी, उनको फिट करने की मतलब उनको मेड किया जाता है, उनको एक तरीके से मौजूदा संरचना में, मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसमें फिट करने के लिए तैयार किया जाता है एक्चुअल में। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? किसमें हम बच्चों को फिट करने के लिए तैयार करते हैं कि भाई जो ऑलरेडी स्ट्रक्चर चला हुआ है ना, तो स्पेशल नीड वाले बच्चे भी उसे में ही एडजस्ट करेंगे। ये है इसका मतलब बेसिकली। तो ये आप समझ गए होंगे कौन सा है, कि जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके अंदर क्या होता है भाई। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में जो आपके नॉर्मल बच्चे हैं और जो आपके स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, सभी इसी में ही आते हैं। लेकिन जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं ना, उनको एडजस्ट करना पड़ता है इसमें इन नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है, तो जिसमें उनको दिक्कत आती है, तो आप कह सकते हो कि पहले से मौजूद संरचना में फिट करने के लिए किसमें तैयार किया जाता है? एकीकृत शिक्षा में। ठीक है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन विच ईयर द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाज हेल्ड? विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? फैक्चुअल चीजें हैं। ठीक है, फैक्चुअल चीजें मैंने पहले ही कहा है, मैंने इंक्लूड करी है। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है 13 दिसंबर 2006। 13 दिसंबर 2006 इसका राइट आंसर है। बट इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा है। कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, CRPW। ठीक है, इसको CRPW बोलेंगे। इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली के द्वारा, महासभा के द्वारा। इसको कब अडॉप्ट किया गया था? 13 दिसंबर 2006 को। और इसको फोर्स में, यानी कि इसको जो लागू करने का काम है वो 3 मई 2008 में किया गया था। तो ये जरूर आप ध्यान में रख लेंगे, ये फैक्चुअल चीजें हैं भाई। ठीक है, आपको ध्यान में ही रखनी पड़ेगी। 13 दिसंबर 2006 को राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का कन्वेंशन जो है, इसको 2006 में इसको एक तरीके से अडॉप्ट किया था। और इसको लागू करने की बात करें, कब ये फोर्स में आया? तो 3 मई 2008 को। The Convention on the Right of Person with Disability ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कन्वेंशन है। यानी कि ऐसे लोग जो डिसेबिलिटी है, जिनको, उनके मानवाधिकार की बात करता है कि उनके क्या क्या आधारभूत अधिकार हैं, उनके बारे में बात करता है। विकलांग व्यक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है? सभी विकलांग व्यक्तियों द्वारा सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूर्ण और समान आनंद को बढ़ावा देना, उनकी सुरक्षा करना, सुनिश्चित करना, और उनकी जो अंतर्निहित गरिमा है, इनके साथ किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ ना हो। तो ये सभी किसके अंदर आता है? ये CRPD के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आप फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रख लेना, कब इसको लाया गया था, कब ये अडॉप्ट किया गया था, कब ये फोर्स में आया, तो वो चीजें आप ध्यान में रख लेना। Which of the following is the correct sequence of the assessment of children with learning disabilities? ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनका असेसमेंट का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? पहले आप उनको स्क्रीनिंग करेंगे,
या फिर दूसरा आप चाइल्ड, ऐसा बच्चा फाइंड, देखो सबसे पहले तो बच्चा ही फाइंड करेंगे, ठीक है, तो चाइल्ड फाइंड करेंगे, उसके बाद आप उसकी परेशानी को देखेंगे ना, तो चाइल्ड फाइंड तो सबसे पहले आना चाहिए है। उसके बाद स्क्रीनिंग का मतलब है आप ये पता करते हो कि परेशानी क्या है, तो वो नंबर 2 पर आएगा। फिर आप डायग्नोज करते हो, जब तक आपको परेशानी नहीं पता होगी आप डायग्नोज किसे करोगे, उपचार किसको करोगे आप, ठीक है, डायग्नोज का मतलब क्या है, निदान करना। तो उसके बाद 3rd नंबर पर आप डायग्नोज करेंगे और फिर आप क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। तो ये आपका कहां पर है, फर्स्ट चाइल्ड फाइट स्क्रीनिंग, ये 4th पर है आपका, ठीक है, चाइल्ड फाइट और स्क्रीनिंग। सबसे पहले आप ऐसे बच्चे को फाइंड आउट करेंगे जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जिसको समस्या है लर्न करने में, उसके बाद उसकी समस्या को आप देखेंगे, फिर उस समस्या का निदान करेंगे और फिर आप मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो प्रोसेस आपको पता रहनी चाहिए है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया आपके लिए, आप एक बार रीड भी कर सकते हो। सीक्वेंस में होता है, फर्स्ट स्टेप जो है आइडेंटिफाई करेंगे बच्चे को, स्क्रीनिंग का मतलब है आप उसको एग्जामिन करेंगे, टेस्ट समबडी टू फाइंड आउट इफ शी हैज ए पार्टिकुलर डिसीज। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि इस बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी है, फिर आप उसको डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे जिससे बच्चा सफर कर रहा है। एंड फाइनल स्टेप है वो है इवैल्यूएशन, कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितना बच्चे के अंदर बदलाव जो है वो कितना हुआ है। भैया आपने डायग्नोज कर दिया ना, फिर आप इवैल्यूएट करेंगे कि आपने जो डायग्नोज किया है, आपने जो निदान किया है उसकी समस्या को, उसने उसको कितना परिवर्तन हुआ है, कितना उसको फायदा हुआ है। 5 है, by inclusion of the language and culture of the disadvantaged marginalized groups within the school curriculum, a teacher can ensure। स्कूली पाठ्यक्रम में वंचित और हाशिए पर मौजूद समूहों की भाषा और संस्कृति को शामिल करके एक शिक्षक यह सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है भाई, आप लैंग्वेज को भी इंक्लूड कर रहे हो, आप बच्चे के कल्चर को भी इंक्लूड कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी क्या है, डिसएडवांटेज्ड पर्सन है, मतलब उनको वो चीजें कहीं ना कहीं वंचित है उस चीज से। तो आप इक्वालिटी ला रहे हो एजुकेशन में, इक्विटी ला रहे हो, सिंपैथी तो कभी नहीं ला सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं सिंपैथी ला सकते हैं, सिंपैथी का तो मतलब ही नहीं है। या फिर विशेष रूप से वंचित समूह के लिए व्यावसायिक शिक्षा की भी बात नहीं करते। तो 2 हो सकते हैं, इक्वालिटी या फिर इक्विटी। तो आप खुद बताओ इक्वालिटी सही है या इक्विटी सही है। इक्विटी में मैंने क्या बताया था कि हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने इक्वालिटी कर दिया कि भाई एक तरीके की चीजें ले आई और सबको पकड़ा दिया। जैसे मान लो अगर आपके ग्रुप में 3 लोग हैं और तीनों के मान लो कि पैरों का साइज अलग अलग है, तो आप या तो एक जोड़ी मान लो 6 नंबर के जूते आप ले आए सभी के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी, ये हो गया आपका इक्वालिटी। इक्विटी मतलब आपने पहले इनके पैरों के साइज को मेजर किया, भाई किसी को 5 आता हो, किसी को 6 आता हो, किसी को 8 आता हो, इसके हिसाब से आप शूज लेकर के आए, तो वो है आपका क्या, इक्विटी, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इक्विटी, यानी कि नीड के अकॉर्डिंग आप चलेंगे, जिसको जितने जरूरत है उसको उतना ही मटेरियल प्रोवाइड करना या फिर उसको उतनी ही हेल्प करना, ठीक है। चाइल्ड बिलोंगिंग टू द वीकर सेक्शन मीन्स, ऐसा बच्चा जो कमजोर वर्ग से संबंधित बच्चे का मतलब क्या है, अ चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स जिसकी एनुअल इनकम कम हो, ऐसे माँ बाप की संतान, या फिर ए चाइल्ड बिलोंगिंग टू सच पेरेंट्स हु कम अंडर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, या फिर ऐसा बच्चा जो वंचित समूह के अंतर्गत आता है, या फिर ऐसे माता पिता की संतान जो गरीबी रेखा के नीचे श्रेणी में आती है, या फिर ऐसे माता पिता का बच्चा जिनकी वार्षिक आयु उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है। ये तो बहुत इजी सा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। भाई गवर्नमेंट ने जो आपका डिसाइड कर रखा, अगर उससे कम है तो फिर आप वीकर सेक्शन में आते हो, ये तो पता ही होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सक्सेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड्स ऑन, समावेशी शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है, सामुदायिक समर्थन पर डिपेंड करती है, या फिर एटीट्यूडनल चेंज अमंग टीचर्स, शिक्षकों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन, हाई क्वालिटी टीचिंग लर्निंग, उच्च गुणवत्ता शिक्षण अधिगम पर डिपेंड करती है, या फिर हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक नहीं होता है चीजें ऐसे, ठीक है। तो कम्युनिटी सपोर्ट नहीं होता है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, 7th का जो है वो बी आएगा, शिक्षकों के बीच दृष्टिकोण में परिवर्तन। आपकी क्लास में अगर डिफरेंट नीड वाले बच्चे हैं तो जब तक आप अपने अंदर चेंज नहीं लाएंगे, जब तक आप अपने मेथड्स में बदलाव नहीं जाएंगे, अपने एटीट्यूड में अगर चेंज नहीं लाएंगे, तो फिर लर्निंग नहीं हो सकती है। तो इसलिए बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। कंसेप्ट समझ जाएंगे, आंसर आपके अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
National policy recognizes that persons with disabilities are valuable human resources for the country and seeks to create an environment that provide them equal opportunity, protect of their rights and full participation in the society. एक राष्ट्रीय नीति इन विकलांग व्यक्तियों के लिए बनाई गई है जो ये कहते हैं कि ये जो है मानव संसाधन है, मूल्यवान मानव संसाधन होते हैं विकलांग व्यक्ति जिनके अधिकार होते हैं और इनकी समाज में पूर्ण भागीदारी भी होनी चाहिए है। तो ये एक पॉलिसी आई थी, तो ये पॉलिसी कौन सी थी? अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 इसका करेक्ट आंसर है। और थोड़ा सा इसके बारे में मैंने एड ऑन भी करा है, तो इसको भी जरूर पढ़ लेना। नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, विकलांग व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति। तो केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2003 को राष्ट्रीय विकलांग यानी कि दिव्यांग आयोग का गठन किया था। गठन पूछे तो आप बताएंगे 15 अगस्त 2003। और राष्ट्रीय विकलांगता नीति को तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में मंजूरी दी थी। ये नीति 10 फरवरी 2006 को लागू हुई और यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो है वो आती है, MSJE के अंतर्गत आती है। ठीक है, लागू कब हुई है? 10 फरवरी 2006 को, और इसको गठन किया गया था 15 अगस्त 2003 को। इसका उद्देश्य है समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता और सभी व्यक्तियों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना है, जैसा कि संविधान में कहा गया है। इसका उद्देश्य एक समावेशी समाज बनाना है जहां पर विकलांग बच्चे और वयस्क जो है वो सुरक्षित शामिल हो। ठीक है, इंक्लूजन की बात करी गई है। तो इनके बारे में क्या क्या पॉलिसीज है, सारी चीजें ये आपको पता रहनी चाहिए, जो मैं नेक्स्ट क्लास में भी इंक्लूड करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, एन इम्पोर्टेंट philosophical principle underlying inclusive education for students with disabilities is, विकलांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा अंतर्निहित एक महत्वपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत कौन सा है? रियलिज्म है, एसिमिलेशन है, नॉर्मलाइजेशन है या फिर अकोमोडेशन है? तो आप बताएंगे यहाँ पर क्या है भाई? रियलिज्म है, एसिमिलेशन है, नॉर्मलाइजेशन है या फिर अकोमोडेशन है? तो इसका जो आंसर है ना वो अकोमोडेशन आ जाएगा। अकोमोडेशन का मतलब है कि आपकी जो पहली जो स्ट्रेटेजी चली आ रही है, पहली जो स्ट्रेटेजी, इसके अंदर बदलाव करके एक नई स्ट्रेटेजी को ले आना। तो पहले जो आपकी चीजें थी वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन थी, लेकिन अब आपने इंक्लूजन कर लिया है। अब आप बच्चे की आवश्यकता के अनुसार हर बच्चे को एक ही क्लासरूम में पढ़ा रहे हो। तो जो पहले आपकी चीजें चली आ रही थी उसमें आपने बदलाव करके नई चीज को अडॉप्ट करने का काम किया है, ये अकोमोडेशन होता है। और अकोमोडेशन से आपने जीन पियाजे के बारे में भी पढ़ा होगा ना, उसमें भी तो असिमिलेशन अकोमोडेशन था ना, तो वो सेम ही चीज इसमें है। ठीक है, बस एग्जांपल्स आपके अलग हो जाते हैं। यानी कि पहले जो आपकी जो भी स्ट्रेटेजी थी, जो भी आपकी प्रक्रिया थी, जो भी आपकी चीजें थी, उसमें बदल करके अब आप नई चीजें, उसमें आपने कुछ परिवर्तन कर दिया है बच्चों की नीड्स को देखते हुए, और अब आप नई चीजों को इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपका अकोमोडेशन होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इतने ही क्वेश्चन है, आज की क्लास यहाँ पर एंड होती है। ये आपके आंसर्स हो गए हैं, और यहाँ पर ये जो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियो पसंद आया है तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताना जरूर। और मैं भूल गई, मुझे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क भी देना चाहिए था। सब्सक्राइब कर लेना टीचिंग गोल्स को अगर नहीं किया है तो अभी तक। नेक्स्ट क्लास कंफर्म है मंडे को होगी, ठीक है, जिसमें हम इंक्लूसिव एजुकेशन को कंप्लीट जो है वो फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।